नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलौल एक बार फिर आप लोगों के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नेतृत्व की शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल। तो इसके अंदर सबसे पहले इस अवधारणा में हम जानेंगे नेतृत्व क्या है, उसके बाद एजुकेशन के अंदर नेतृत्व को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेतृत्व के सिद्धांत। क्योंकि शैलियों को यदि पढ़ना है तो उससे पहले हमें सिद्धांतों को जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने देखिए इसके सिद्धांतों के बारे में कहा। और सिद्धांतों का मतलब होता है कि ये नियम बनाए या कुछ अवधारणाएं बनाई और जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की व्यक्ति के अंदर क्या है, एक शैली है, कार्य करने का एक तरीका है या व्यक्ति का एक व्यवहार है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शैलियों की भी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने इसके अंदर नेतृत्व के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेतृत्व, लीडरशिप। किसकी बात करते हैं हम? लीडरशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लीडरशिप की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी के अंदर लीडरशिप और हिंदी के अंदर क्या कहा गया? नेतृत्व। अब देखिए ये जो लीडरशिप है इसका जो अर्थ जो बताया जाता है वो अर्थ है टू लीड। एग्जाम में पूछा जाता है टू लीड, वह जो नेतृत्व दे, वह जो नेतृत्व दे उसे ही क्या कहा जाता है? टू लीड। तो याद रखना लीडरशिप का अर्थ क्या है? टू लीड, वह जो नेतृत्व दे। उसके बाद देखिए और भी अनेक अर्थ हैं इसके, क्योंकि नेतृत्व को एक व्यक्ति ने या एक परिभाषा में बांधना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके अनेक अर्थ बताए जाते हैं और आपके सामने एक एक करके एक एक अर्थ की हम बात करते हैं। दूसरों का नेतृत्व करना ही लीडरशिप है, बिल्कुल सही बात है। अग्रिम होना यानी आगे खड़ा होना या प्रमुख होना, हेड होना ही लीडरशिप है, ये बात भी सही है। उसके बाद आता है कमान संभालने वाला, कोई भी कार्य को कमान को संभालने वाला, वो भी लीडरशिप। उसके बाद आता है दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो देखिए इसके बहुत सारे अर्थ हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है नेतृत्व का अर्थ क्या है। तो पहली बात तो यही याद रखनी है, लीडरशिप टू लीड से बना हुआ है। टू लीड क्या है? वह जो नेतृत्व दे। बाकी अर्थ हमें बाद में जो दूसरों को नेतृत्व दे, और अग्रिम होना या प्रमुख होना या कमान संभालने वाला या दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये एक सामान्य सा अर्थ देखिए अपने इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जैसे मिलेट के अनुसार। मिलेट ने क्या कहा है? नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों के द्वारा बनता और बिगड़ता है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, जोर दिया किसके ऊपर? परिस्थितियों। जो नेता होते हैं उसे परिस्थितियां बनाती हैं। हिटलर को नेता किसने बनाया? परिस्थितियों ने बनाया। महात्मा गांधी जी को किसने नेता बनाया? परिस्थितियों ने नेता। और कई बार देखिए ये परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं तो वो लीडर है वो अनुयायी भी बन जाता है कई बार। इसलिए मिलेट ने बहुत ही अच्छी बात कही है। दूसरी आती है एलन के अनुसार। एलन ने भी बहुत अच्छी बात, व्यक्तिगत नेतृत्व की प्रतिभा। जो व्यक्तिगत गुण होते हैं ना, व्यक्तिगत नेतृत्व का मतलब होता है जन्मजात गुण की प्रतिभा व्यक्ति में कैसी होती है? जन्म से होती है। कई लोग बच्चे कक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा देखिए प्रदर्शन करते हैं और हम कहते हैं इसमें गुण हैं लीडरशिप के, ये जन्मजात गुण होते हैं। लेकिन दूसरी बात, जबकि प्रबंधक मैनेजमेंट के जो गुण होते हैं वो नेतृत्व से सीखना पड़ता है। अगर आपके देखिए बचपन से ही गुण है वो बात एक अलग है, लेकिन आप व्याख्याता बन जाएंगे। व्याख्याता बनने के बाद जब कुछ साल व्याख्याता रहेंगे तो धीरे धीरे स्कूल चलाने के गुण आप में आना शुरू हो जाएंगे। और जब आपका प्रमोशन प्रिंसिपल पर होगा तो देखिए आप प्रधानाचार्य के रूप में जैसे ही आएंगे और आते ही जब आप प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करेंगे तो देखिए आप में प्रबंधक मैनेजमेंट के क्या आ जाएंगे? गुण आ जाएंगे आपके अंदर। ऐसा आगे चलते हैं देखिए। उसके बाद आता है नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुणों के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। कुछ ने कहा ये जन्मजात गुण होते हैं, तो कुछ ने कहा कि कुछ अर्जित किए जाते हैं, और इसकी संख्याओं के बारे में भी अलग अलग चीज़ें। हम कॉमन से गुण लेके आए हैं जिनकी बात करेंगे। नेतृत्व का पहला गुण दूरदर्शिता। नेतृत्व के गुणों के अंदर हम पहली बात करते हैं किसकी? दूरदर्शिता।
ठीक है। दूसरा देखिए दृष्टि की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ विजन, यानी उसका व्यक्ति का विजन जो दृष्टि है वो क्लियर होती है, जो लीडर होता है करना क्या है। निर्णायक, क्योंकि निर्णय की क्षमता, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है उसकी, तुरंत निर्णय लेना होता है उसको, उसके बाद सही निर्णय लेने की क्षमता। अब निर्णायक तो है लेकिन सही है या गलत, लीडर हमेशा उसका निर्णय कैसे होते हैं, सही होते हैं। प्रगतिशील, बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद प्रेरणा का स्रोत भी होता है, अन्य व्यक्तियों के लिए लीडर क्या होता है, प्रेरणा का स्रोत भी होता है, ये भी अच्छी बात है। एक अच्छा आयोजक भी होता है, ऑर्गेनाइजर भी होता है, क्योंकि कार्य को लीडर ही कर सकता है संपादित समय पर और व्यवस्थित रूप से। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो कार्य बिखरते समय नहीं लगता। अच्छा जनसंपर्क, ये बात भी बहुत अच्छी बात है, उसके लोगों से देखिए संपर्क भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे गुण किसके अंदर हैं, नेतृत्व के अंदर। देखिए इन गुणों के बारे में कहा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व की बात करते हैं, जो अपने कोर्स में दिया हुआ है। शैक्षिक नेतृत्व की शैलियां दिया हुआ है अपने कोर्स में, तो बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व। शैक्षिक नेता के रूप में संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। हमारी जो संस्था है, जैसे हमारा स्कूल, उस स्कूल के जो भी लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस नेतृत्व को देखिए हम अपनाते, वो नेतृत्व हमारा कहलाता है शैक्षिक नेतृत्व। उसके बाद देखिए कार्य कुशलता, लोकप्रिय व्यवहार, पथ प्रदर्शक एवं परामर्श, ये गुण होने चाहिए किसमें, शैक्षिक नेतृत्व करने वाले में। अपना जो कार्य है वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। स्कूल का जैसे प्रिंसिपल एक लीडर होता है, उसको अपना कार्य में कार्य कुशलता होनी चाहिए। दूसरा है लोकप्रिय भी हो, लोकप्रिय बच्चों में हो, लोकप्रिय अभिभावकों में हो, लोकप्रिय गांव में हो, लोकप्रिय अपने देखिए जो साथी हैं उनमें हो, लोकप्रिय अपने शिक्षकों में हो, और उसका व्यवहार सभी के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर पथ प्रदर्शक, सभी को देखिए आवश्यकता पड़ने पर पथ प्रदर्शक का काम करें, उससे अधीनस्थ कर्मचारियों का अग्रज बनकर काम करें और समय समय पर क्या दे, उनको परामर्श भी दे। फिर आता है देखिए दो परिभाषाएं हैं अपने इसके अंदर, कुंटज के अनुसार और दूसरा है डोनेल के अनुसार समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। लोगों को क्या करना, प्रभावित करना अपनी प्रभावशीलता से, तभी तो लोग देखिए। बॉल्स के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि ये लीडरशिप एक प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, जिसमें नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता रहता है। जो जिस समूह में वो रहता है उस समूह के कार्यों की क्या करता है, पहल करता है। उसके बाद देखिए इन परिभाषाओं के बाद देखिए हम देखते हैं शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं, और ये विशेषताएं देखिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो विशेषता आती है स्थिर संबंध। नेता और अनुयायियों के बीच में, अनुयायी अधीनस्थ और इन दोनों के बीच में देखिए एक संबंध होता है, स्थिर संबंध होता है। देखिए अगर अनुयायी नहीं है तो आप लीडर बन ही नहीं सकते। आपके अगर अनुयायी हैं तो आप लीडर हैं, आपके अधीनस्थ लोग हैं तो आप लीडर हैं, क्योंकि अगर वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपके अनुयायी नहीं है, तो देखिए आप लीडर नहीं हो सकते। इसलिए दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है, स्थिर संबंध पाया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें तो देखिए इसके अंदर आता है एक सूत्र। दोनों को देखिए एक सूत्र में बांधता है, ये एक सूत्र में अनुयायी और नेता को एक सूत्र में बांधना। और देखिए इसके अलावा तीसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं, इसके अंदर आता है दोनों के उद्देश्य कैसे होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं, एक जैसे उद्देश्य होते हैं नेता और अनुयायी के, तभी तो दोनों हो सकते हैं समान उद्देश्य। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि देखिए प्रेरणात्मक प्रभाव, जो लीडर होता है उसका प्रभाव पड़ता है और लोगों पे, प्रेरणात्मक प्रभाव। चौथी विशेषता है इसकी प्रेरणात्मक प्रभाव। और फिर आता है देखिए उसका व्यवहार का प्रभाव। पांचवें नंबर पर नेता का है व्यवहार,
उसकी व्यवहार शैली क्या है, उसके व्यवहार का देखिए हम क्या देखते हैं, आदर्श है या नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं आदर्श व्यवहार, उसका प्रभाव कितना पड़ता है लोगों पर। ये 5 विशेषताएं हैं शैक्षिक नेतृत्व की। स्थिर संबंध की बात कही गई, एक सूत्र में बांधने की बात की है, दोनों के समान उद्देश्य होते हैं, प्रेरणात्मक प्रभाव पड़ता है और आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हमेशा लीडर के द्वारा। तो ये तो क्या थी लीडर की विशेषताएं। अब आता है इसके बाद देखिए नेतृत्व के कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कार्यों की बात करें तो देखिए सबसे पहला जो कार्य होता है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए जब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं तो उनको प्राप्त करने की कार्य योजना बनाना। कार्य योजना बनाना। अब कार्य योजना आपने बना ली है, लीडर बनाता अपनी कार्य योजना। फिर देखिए उस कार्य योजना से परिचय कराना। किसको? अपने अधीनस्थ। कार्य योजना से परिचय कराना अपने अधीनस्थों का, और फिर उसे क्रियान्वित करना। फिर उसको क्या करना? क्रियान्वित करना। क्रियान्वित करना। और फिर उसके अंदर देखिए शैक्षिक सुधार के कार्य करना, एजुकेशनल सुधार का कार्य जो क्रियान्वित कर रहे हैं हम, किसके कर रहे हैं? सुधारात्मक के कार्य। और अंत में उन कार्यों का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करना। दोबारा फिर देखिए सबसे पहले उद्देश्य, फिर उद्देश्यों की प्राप्ति की कार्य योजना, फिर कार्य योजना से अपने अधीनस्थों को क्या कराना? परिचय। कार्य योजना से परिचय कराना अधीनस्थ। फिर उसके बाद उन्हें क्रियान्वित करवाना, फिर शैक्षिक सुधार के कार्य करना, और अंत में उसका क्या करना? मूल्यांकन। दूसरा है एक दूसरे का सहयोग भी लेना। इसके अंदर अपने अधीनस्थों का क्या लेना? सहयोग। अब आगे बढ़ते हैं देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आती है शैक्षिक जो नेतृत्व है, या हम कह दें नेतृत्व के सिद्धांत। और नेतृत्व के जो सिद्धांत होते हैं ना, इसका अर्थ को यदि हम जानें, कोई व्यक्ति नेता कैसे बना, कोई व्यक्ति नेता कैसे बना, कैसे बना और क्यों बना, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखिए हल करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सिद्धांत। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बातें कही। उन्होंने कहा कि नेता बनने के लिए देखिए किसी में जन्मजात गुण थे, तो किसी के लिए परिस्थितियां, तो किसी के लिए व्यवहार, तो किसी के लिए बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरह की सिद्धांत बताए। और इसीलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कोई व्यक्ति नेता क्यों और कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, व्यवहार से बना या जन्मजात गुणों से बना। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं नेता कैसे बने। लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन पर बात करेंगे, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम ये पता लगाने की भी कोशिश करेंगे इसके अंदर कि वो जो सिद्धांत है हमारे, वो सिद्धांत किसने दिया और किस संदर्भ में दिया। थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर हमें गौर करना है, और इतना ही ज़्यादा याद नहीं करना है, बस इतना ही कौन सा सिद्धांत किसने दिया और उसका वर्गीकरण किस तरह से है। तो देखिए हम यहाँ सिद्धांतों को 2 भागों में बांट कर देखते हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत जो सिद्धांत है हमारे 3 सिद्धांत बताए गए हैं, महान गुण और दूसरा है समूह या कार्य के रूप में, महान गुण कार्य के रूप में। फिर आते हैं आधुनिक। आधुनिक के अंदर व्यवहारवादी और स्थितिजन्य सिद्धांत हैं प्रमुख रूप से, जिनका वर्गीकरण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया, परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांतों को याद करने का देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है, महान व्यक्ति के गुण और कार्य। महान व्यक्ति के गुण व कार्य हो गए याद हमें। देखिए 3 सिद्धांत हैं इसके।
पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत और तीसरा। यहाँ यही चीजें याद करनी है, ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। परंपरागत 3, एक तो महान व्यक्ति, दूसरा गुण और तीसरा उसके कार्य। तो महान व्यक्ति के गुण और कार्य। अब सबसे पहले देखिए बात कही गई है महान व्यक्ति का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत देखिए, कई व्यक्ति जन्म से ही महान होते हैं, कई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होते हैं, कई व्यक्ति के अंदर जन्मजात ही गुण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बातें बताई गई अपने इसके अंदर, महान व्यक्ति के अंदर देखिए महानता के क्या हो, अगर गुण है उसके अंदर तो वो कैसा सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत। दूसरा आता है गुण। गुण हमेशा कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्मजात। और फिर देखिए कई बार देखिए जो लीडर बने हैं, कई लोग किससे बने, कार्य से बने हैं। अगर आप अच्छा कार्य करके दिखाते हो तो आप क्या बन सकते हो, एक लीडर बन सकते हो। अगर आप अच्छा कार्य करके नहीं दिखाते हैं तो आप एक लीडर नहीं बन सकते। तो इसलिए देखिए इसके लिए कहा गया है कार्यात्मक या समूह। और इसके अंदर देखिए यदि हम बात करें, जॉन एडेयर इसको इसका प्रतिपादक माना गया है, कार्यात्मक का जॉन एडेयर। बस ये ज्यादा याद रखना, कार्यात्मक। और कार्य 3 प्रकार के बताएं, कार्य की आवश्यकताएं, टीम की आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। कार्य की आवश्यकता, टीम और व्यक्तिगत। ये देखिए, तो महान हो गया, गुण हो गया, कार्यात्मक, 3 थ्योरियां हैं। अब आते हैं आधुनिक। आधुनिक के अंदर देखिए एक जो सिद्धांत दिया गया जिसको कहा जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत परिस्थिति या स्थितियों पर आधारित सिद्धांत। 2 सिद्धांत प्रचलित में। आजकल एक नया सिद्धांत और मानने लगे, उदीयमान सिद्धांत, जो कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते। मूलतः तो 2 ही हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और परिस्थिति जन। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेता को परिस्थितियां बनाती हैं, और कई बार कहा जाता है जिस व्यक्ति का व्यवहार सबसे अच्छा होता है वो लीडर बनता है। तो उसके अंदर व्यवहारवादी और दूसरा कौन सा है, स्थिति। व्यवहारवादी में याद रखना इसके अंदर 2 स्टडी हैं यूएसए की। एक तो ओहियो राज्य के अंदर व्यवहार का अध्ययन किया गया और दूसरा मिशिगन राज्य के अंदर अध्ययन किया गया, और तीसरा आता प्रबंधकीय ग्रिड। फिर आता है देखिए परिस्थितियों से जो लीडर बने उनसे संबंधित पारस्परिकता। आपस में देखिए जो संबंध होते हैं ना, और वो संबंध सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं, परिस्थितियां लीडर बनाती हैं। और हम बात भी करेंगे इसके अंदर, कोई चीज़ देखिए कहीं किसी स्थान पर ज़्यादा प्रभावी होती है तो किसी स्थान पर कम प्रभावी, और व्यक्ति का प्रभाव अलग अलग जगह अलग अलग होता है। यही बात बताई गई है। आकस्मिकता का सिद्धांत और नेतृत्व शांतता का सिद्धांत और संगठित नेतृत्व मॉडल। तो यहाँ याद करना कौन सा मॉडल किसने दिया। परंपरागत 3 हैं और आधुनिक 2 हैं, व्यवहारवादी और परिस्थितियाँ। एक एक की हम अध्ययन करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हम जो बात करेंगे, और वो बात देखिए हम कौन से इसकी करेंगे, परंपरागत। और परंपरागत में हम बात कर चुके हैं जैसे महान, गुण और कार्यों के आधार पर। फिर चलते हैं हम व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों में 3 हैं, ओहियो स्टेट और मिशिगन। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अध्ययन। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, यूएसए में। साथियों ध्यान रखना इस बात को। और ओहियो विश्वविद्यालय के अंदर देखिए पहली बार लोगों को अध्ययन किया गया और यहाँ से पता लगाने की कोशिश की गई कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का है, और उसी के व्यवहार के आधार पर देखिए उसकी शैलियाँ बताई गई कि काम करने का तरीका किस तरह का है। तो नेतृत्व व्यवहार का विश्लेषण किया गया। इसके अंदर किस पर जोर दिया गया, व्यवहार, क्योंकि ये सिद्धांत किस पर आधारित है, हमारा व्यवहार पर आधारित, कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के साथ किस तरह का है। इसके अंदर देखिए इस विचारधारा के अंदर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का अध्ययन करते हुए 2 बिंदुओं पर जोर दिया गया था इसके अंदर प्रमुख रूप से। और वो 2 बिंदु कौन से, एक तो पहल करने वाला नेता, और दूसरा यदि देखिए हम बात करते हैं अंतः संबंध स्थापित करने वाला नेता। तो पहल करने वाले नेता को देखिए स्ट्रक्चर, संरचनात्मक पहल करने वाला नेता, इसे देखिए इनिशिएटिंग्स कहा गया है, स्ट्रक्चर और शॉर्ट में लिखते हैं IS। दूसरा देखिए कंसिडरेशंस आता है अपने इसका, अंतः संबंध स्थापित करने वाला नेता। ज़्यादा नहीं समझना हमें, 2 व्यवहारों की बात करी गई है इसके अंदर, एक है IS और दूसरा है C।
IS का मतलब होता है संरचनात्मक पहल करने वाला, किसी चीज का निर्माण करने के लिए जो पहल करता है ना व्यक्ति, वो। दूसरा, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति। दो और दोनों के आधार पर देखिए इसके अंदर चीजें बताई गई हैं। मैं एक डायग्राम के माध्यम से इस व्यवहार को प्रदर्शित करने की कोशिश करूंगा। देखिए हाई, ये तो क्या है, उच्च, और ये क्या है, निम्न, ठीक है ना। और ये क्या है, उच्च। ये 0 है, यहां से निम्न से यहां तक बढ़ते जाते हैं तो उच्च की ओर जाएंगे, और इधर से इधर बढ़ेंगे तो हम उच्च की ओर जाएंगे। इसमें दो चीजें बताई गई हैं। यहां पर आप देखिए सी का सीधा सा मतलब है, हमारे पास सी क्या था, ये रहा, अंतः संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति। अंतः संबंध, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति, स्थापित करने वाला व्यक्ति। और ये देखिए संरचनात्मक पहल करने वाला, चार शैलियां बताई गई है इसके अंदर। इस शैली को आप देखिए, इधर भी लो है, इधर भी लो है, इसलिए निम्न, देखिए हम इसको लिखते हैं निम्न शैली है। क्या है, सी भी निम्न है, और निम्न ही क्या है इसके अंदर, IS भी निम्न है। ऊपर वाले में चलते हैं, देखिए इसके अंदर यदि हम देखते हैं IS तो हमारा क्या रहता है, निम्न रहता है, और उसके बाद देखिए ये उच्च हो जाता है, C क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। अब चलते हैं इसके अंदर, देखिए ये उच्च हो जाता है यहां से यहां, ये कौन है, IS, ये लिख रखा है, IS क्या हो जाता है, उच्च। और उसके बाद देखिए C क्या है, निम्न है। फिर उसके बाद देखिए यहां दोनों ही उच्च हैं, C भी उच्च है और IS भी, इसलिए इसको मानी गया सर्वोत्तम शैली। बस ये याद रखना है हमें। सबसे अच्छी शैली कौन सी है, सबसे अच्छी जो शैली मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ शैली मानी गई है, अंतः संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति भी क्या हो, उच्च हो, और संरचनात्मक पहल करने वाला व्यक्ति भी क्या हो, उच्च हो। और इसीलिए कहा गया है कि ये जब दोनों चीजें उच्च होती हैं तो वो शैली कैसी होगी, सर्वोत्तम, और वो व्यक्ति ही लीडर बन सकता है। ये व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये व्यक्ति ही लीडर बन सकता है। ये स्टाइल उसकी काम करने की है ना, लोगों में संबंध स्थापित करना और पहल करने की जो शक्ति है, उसके आधार पर उसको क्या बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। अगर पूछा जाए ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार कितने प्रकार की शैलियों का जिक्र किया गया, 4 प्रकार की शैलियों का जिक्र किया गया है। और इन 4 प्रकार की जो शैली में सर्वोच्च किसको माना गया है, सर्वोच्च शैली माना गया है, जिसके अंदर C भी उच्च हो और IS भी क्या हो, उच्च हो, उसको क्या माना गया है, इसके अंदर सर्वोच्च माना गया है। तो कितने प्रकार की शैलियां, 4, 1, 2, 3 और 4। अब दूसरा देखिए, व्यवहार पर आधारित सिद्धांत, दूसरा देखिए प्रबंधकीय जाल, अंग्रेजी में कहा जाता है मैनेजरियल ग्रिड। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसका प्रतिपादक जो करने वाले थे RR ब्लैक एंड JS माउंटन, ये इसके क्या है, प्रतिपादक। ये भी पूछा जा सकता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैनेजरियल ग्रिड के, RR ब्लैक और JS माउंटन। देखिए इसके क्या हैं, माउंटसन, जो इसके क्या है, प्रतिपादक हैं। इन्होंने देखिए 2 चीजों को लिया, एक तो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध और दूसरा उत्पादन। 2 आधार पर देखिए इन्होंने शैलियां बताई हैं, और विशेषकर इन्होंने जो शैलियां बनाई हैं इसमें 4 पार्ट नहीं लिए, 9 पार्ट लिए इन्होंने। देखिए अपनी शैली के अंदर लो से हाई की ओर विभाजित किया है, कितने भागों में, 9 भागों में। और उत्पादन को भी देखिए, लो यानी निम्न से हाई की ओर कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में। और 9 गुणा 9 करते हैं, 9 गुणा यदि 9 किया जाता है तो कुल कितनी शैलियां उभर के आती है, 81 शैली।
लेकिन यहाँ जो देखिए शैलियों का जिक्र किया गया वो बताई गई हैं। इसमें 5 प्रकार की शैलियाँ बताई हैं। इससे पहले आपने देखा ओहियो स्टेट की जो स्टडी थी उसमें 4 शैलियाँ थी, और प्रबंधकीय जो ग्रिड या जाल है इसमें कितने प्रकार की शैलियाँ बताई गई? 5 प्रकार की। लेकिन बनती कितनी है? अगर परीक्षा में पूछा जाए कितनी शैलियों का जाल बनता है, 81 शैलियों का जाल बनता है, लेकिन दी गई कितनी? इनमें से केवल 5 का अध्ययन कराया जाता है। अब वो 5 शैलियाँ क्या हैं उन पर बात करेंगे। व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। लीडर जो होगा देखिए वो व्यक्ति लीडर बनेगा जो व्यक्तियों को क्या देता हो? महत्व, उनके व्यवहार को। दूसरा कहता है उत्पादन, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखाएगा वो व्यक्ति लीडर बनेगा। अलग अलग अवधारणा है। अब देखिए इसके अंदर व्यक्ति को महत्व देना, उसकी वचनबद्धता, कमिटमेंट, आत्मसम्मान, सुरक्षा, मित्रता, स्वस्थ वातावरण जिसके पास होंगे उसके संबंध अच्छे होंगे। उत्पादन में क्वालिटी होनी चाहिए, कार्यभार और कुशलता होनी चाहिए, यानी वो अपने कार्य में क्या हो? दक्ष हो, गुणात्मक रूप से चीजें अच्छी हो, कार्यभार उठाने वाला हो। इन दोनों के आधार पर देखिए इसके अंदर जो शैलियां हैं वो बताई गई हैं, और इन शैलियों को देखिए मैं एक प्रदर्शित कर रहा हूं इसके अंदर एक डायग्राम के माध्यम से। यहां लिखते हैं हम निम्न और यहां लिखते हैं उच्च। याद रखना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें है ना, ठीक है ना। ये कैसा है? निम्न। तो ये कैसा होगा? उच्च। 2 चीजों को देखिए इसमें, एक तो उत्पादन और एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया। नीचे तो हम ले लेते उत्पादन संबंधी और यहां ले लेते हैं व्यक्ति संबंधी। देखिए 2 चीजें थी इसमें, पीछे डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो व्यक्ति को महत्व देना व्यक्ति संबंधी, और वहां उत्पादन को महत्व देना उत्पादन संबंधी। 2 चीजें। अब देखिए इनके आधार पर 4 प्रकार की शैलियां बताई ना 5 प्रकार की शैलियां बताई गई हैं अगर हम सही ढंग से देखें तो। पांचवी शैली ये है इन सब के बीच में। 9 भाग हैं। अगर इधर से देखते हैं तो ये कितना है? 1, और इधर से देखते हैं तो ये भी क्या है? 1 1, ठीक है। अब यहां देखते हैं ये तो रहेगा 1 और ये कितना हो जाएगा? 9। फिर यहां यदि हम देखते हैं ये तो कितना हो जाएगा? 9 और ये वाला रहता है 1। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं? 9 9, और ये होती है औसत शैली 5 5 5 5। इसको कहा जाता है औसत दर्जे की शैली काम करने की। इनका मतलब यह है यहां निम्न प्रकार का उत्पादन और निम्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ संबंध। इसका मतलब होता है ये एक है उत्पादन निम्न स्तर का लेकिन संबंध उच्च स्तर के। इसका मतलब होता है उत्पादन उच्च स्तर का लेकिन संबंध निम्न स्तर के। और यहाँ संबंध भी उच्च है और उत्पादन भी उच्च है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शैली इसी को बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ शैली। नाइन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ शैली को, औसत दर्जे की शैली कौन सी है? 5। अब देखिए इन शैलियों का नामकरण भी किया है। इसको कहा गया काम चलाओ, क्योंकि काम ही चलेगा। दोनों चीजें, व्यक्ति के संबंध भी अच्छे नहीं, उत्पादन भी अच्छा नहीं है, तो काम चलाओ है ये। तो काम चलाओ मैनेजमेंट है, अधिकारी है, ठीक है, काम चला रहा है। दूसरे नंबर पर देखिए कंट्री क्लब। क्लब की तरह काम चल रहा है यहाँ बस। उसके बाद देखिए इसमें देखते हैं निरंकुश,
मशीन की तरह काम करो, क्योंकि उत्पादन संबंधी व्यक्ति के व्यवहार को कोई महत्व नहीं है। यहां पर तो किसको दिया, जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर की पालना करो, निरंकुश। लेकिन ये जो सबसे अच्छी बनाई है, इसमें टीम वर्क है, उत्पादन भी अच्छा है, लोगों का व्यवहार भी, इसलिए इसको कहा जाता है टोली के रूप में प्रबंधन। एग्जाम में पूछा जा सकता है और इन्हीं सब का मैंने आगे वर्णन भी किया है। देखिए एक एक, काम चलाऊ प्रबंधन, काम चलाऊ है। दूसरे नंबर पर देखिए उत्पादन की नगण्य चिंता और लागतों के लिए भी नगण्य चिंता सबसे बुरी शैली इसी को माना गया है। ठीक है, कैसी शैली माना गया इसको, बुरी शैली माना गया है, चिंता और लोगों के लिए नगण्य। दूसरी निरंकुश प्रबंधन, इसके अंदर देखिए उत्पादन तो ज्यादा है, चिंता और लोगों की नगण्य चिंता, और ये उत्पादन अभिमुख है क्योंकि उत्पादन की ओर है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ये कंट्री क्लब, इसके अंदर व्यक्ति के संबंध ज्यादा है लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं, उत्पादन कम है और लोगों की अधिकता है, क्योंकि लोक अभिमुख नेतृत्व शैली, क्योंकि इसका मुख कहाँ है, लोगों की ओर। और दो शैलियां और बच गई, एक है हमारे पास 9 टीम या टोली प्रकार की, सबसे बेस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, उत्पादन की भी अधिकता और लोगों की भी अधिकता, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वोत्तम शैली, यानी नेतृत्व शैली की पराकाष्ठा। ये औसत दर्जे के मध्यम मार्गी प्रकार की बीच में है। उत्पादन और लोगों के लिए पर्याप्त चिंता परंतु वर्तमान संतुलन को बरकरार रखती है, ये एक साथ। इसके बाद देखिए तीसरी जो शैली आती है अपने इसके अंदर नंबर 3, व्यवहार की हम शैलियां पढ़ रही हैं। ओहियो पढ़ा, फिर ग्रिड पढ़ा और अब पढ़ते हैं मिशिगन। मिशिगन भी देखिए यूएसए का एक राज्य है और वहां एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर देखिए इसका अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के जैसे ओहियो का स्टडी की गई थी उसी तरह से यहाँ पर भी अध्ययन किया गया और लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया गया मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा। इसमें दो प्रकार की बातें बताई गई, एक तो उत्पादकता केंद्रित नेता और दूसरा कर्मचारी केंद्रित। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी सेंटर्ड लीडर और यहां कहा गया एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर, यानी ECL और दूसरा कौन सा PCL। PCL होता प्रोडक्टिविटी सेंटर्ड लीडर। ये ऐसा लीडर जो उत्पादन पर ध्यान देता है, ऐसा लीडर जो अपने कर्मचारियों के ऊपर, जो उत्पादन पर ध्यान देगा वो कर्मचारियों को मशीन मानेगा, जो कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देगा वो कर्मचारियों के सुख दुख में भागीदार होगा। तो अलग अलग तरह की देखिए उत्पादन केंद्रित लोग क्या हैं, ये मशीन यंत्र मानते हैं देखिए कर्मचारी को। दूसरा यहाँ कार्य का स्तर, दूसरी बात आती है कार्य के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया जाता है, कार्य के स्तर पर बल, बनाए रखने पर बल। कर्मचारी को क्या माना जाता है, एक मशीन माना जाता है, यंत्र माना जाता है, क्योंकि ये तकनीकी के ऊपर क्या देते हैं, जोर देते हैं, एक पुर्जा मानते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो यहाँ अपने अधीनस्थों को मानव संबंध, जो प्रबंधक होता है इनसे संबंध स्थापित करता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उन्हें प्रेरित करता है, उनके सुख दुख में भागीदार, यहाँ कुछ नहीं करता है। जो प्रबंधक होता है एक मशीन और यंत्र की तरह, ठीक हो काम करिए, यहाँ वो सारे सुख दुख का साथी, उन्हें प्रेरित करता है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और लोगों के अंदर आपस में मानवीय संबंध भी बनते हैं। इस तरह से देखिए इस चीज़ को बताया गया अपने इसके अंदर। दूसरा देखिए इसके बाद यदि हम और सिद्धांतों की बात करें तो और भी सिद्धांत अपने इसमें आते हैं, जैसे पारस्परिकता का सिद्धांत। ये याद रखना ये परिस्थिति जन्य है, जन्य सिद्धांत है ये। पहला 3 जो हमने पढ़े थे वो व्यवहार जनक थे, अब परिस्थिति जन्य या पारिस्थिति जन्य या वातावरण जन्य। पारस्परिकता का सिद्धांत देखिए आता है इसके अंदर और इसका प्रतिपादक जो है ओहियो, देखिए ओहियो कहाँ है, यूएसए के अंदर, ओहियो विश्वविद्यालय द्वारा ये रिसर्च की गई थी। पॉल हर्सेल और केनिथ ब्लेंचार्ड्स के इसके प्रतिपादक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पारस्परिकता का सिद्धांत किसने दिया, एक दूसरे से जुड़कर सहयोग के रूप में कार्य करना, प्रभावशाली एवं अप्रभावशाली। बहुत ही अच्छी बात बताई, ध्यान से समझना। इसके अंदर परिस्थितियों की बात की गई है और परिस्थिति जन्य शैलियों में होता क्या है। एक व्यक्ति देखिए अपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, जिस स्कूल में जाता है उसका अनुशासन बहुत ही अच्छा चलता है, वहाँ का वो लीडर है। लेकिन घर में जाता है तो बच्चे उसके कहना ही नहीं मानते, परिवार वाले उसका कहना नहीं मानते।
स्कूल के अंदर तो लीडर है, क्या वो घर में लीडर है? नहीं है। इसलिए देखिए, लीडर परिस्थितियां बनाती है, ये कहते हैं इस विचारधारा को। इससे पहली वाली विचारधारा में कहा लीडर व्यवहार बनाता है, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा होगा वो लीडर बनेगा। यहां कहा गया व्यवहार नहीं, परिस्थितियां के माध्यम से लीडर तैयार किए जाते हैं, नहीं कि व्यवहार से। एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरी जगह अप्रभावशाली भी हो सकता है। बस यही चीज इसमें समझाई गई है। प्रभावशाली और अप्रभावशालीता को बताया गया। जहां उसका प्रभाव चलता है वहां तो वो क्या है? लीडर है, नेता है। और जहां उसका प्रभाव नहीं चलता वहां लीडर नहीं है। नेतृत्व, प्रभावशीलता, ज्ञान करने के आयाम। नेतृत्व, प्रभावशीलता, ज्ञान करने के आयाम की बात कही गई है इसके अंदर। देखिए, और इसके अंदर जो बताया गया है ना, एक तरह से देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभावशीलता को जो बताया गया, देखिए कार्य प्रधान, संबंध प्रधान और समूह की परिपक्वता, तीन बातों के आधार पर नेतृत्व की प्रभावशीलता एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेतृत्व प्रभावशीलता के आयाम कितने हैं? तीन। एक कार्य, दूसरा लोगों के साथ संबंध और तीसरा समूह। और इसी को जीवन चक्र सिद्धांत भी कहा जाता है। जीवन चक्र सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन में कभी हम प्रभावी होते हैं तो कभी अप्रभावी, और ये जीवन के साथ निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसको जीवन चक्र सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, इसी का एक रूप, और इसी के एक रूप के अंदर दिखाया गया, नीचे कार्य का व्यवहार है। कार्य व्यवहार वही डायग्राम के माध्यम से पहले जैसे दिखाए गए थे, इधर संबंध का व्यवहार और इधर कार्य का व्यवहार। देखो यहां हम बात कर रहे थे ना, दो चीजें, कार्य और संबंध, और तीसरी बात क्या थी? समूह। तो कार्य के आधार पर यहां देखिए वही निम्न, यहां कैसा है? उच्च। यहां कैसा है? उच्च। अगर हम सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं, व्यवहार भी अच्छा नहीं है और संबंध भी अच्छे नहीं है। जब व्यवहार अच्छा नहीं है तो लोगों संबंध अच्छे नहीं हो, इसलिए प्रत्यायोजन शैली नाम दिया गया। निम्न कार्य इसके अंदर यदि हम देखते हैं, और संबंध भी कैसे हैं? निम्न संबंध होंगे। लेकिन इसमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ कार्य तो कैसे है? निम्न है, लेकिन संबंध लोगों से कैसे? उच्च है। यहाँ देखिए निम्न कार्य हैं और शैली भी कैसी है? निम्न ही पाई जाती है। यहाँ देखिए भागीदार शैली, क्योंकि यहाँ संबंध अच्छे हो गए इसकी तुलना में, इसलिए भागीदार शैली, क्योंकि लोगों को जोड़ता है। उसके बाद देखिए संबंध की यदि बात करें, यहाँ निम्न है लेकिन कार्य कैसा हो गया? उच्च हो गया, बढ़ गया ना, इधर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, और ये शैली कहलाती है विक्रय शैली। फिर आती है देखिए निर्देशन शैली, जो सबसे अच्छी शैली मानी जाती है निर्देशन शैली को। ये परिस्थितियों के अनुसार है, कार्य कैसे? उच्च हैं, संबंध भी कैसे? उच्च हैं, इसलिए इसको सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर इन चीज़ों को क्या किया गया था, एक एक करके बताया गया था। अब देखिए इसके अंदर हम चलते हैं आगे। तीसरा देखिए इसके अंदर आता है परिस्थिति जन्य में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एकीकृत नेतृत्व शैली या सिद्धांत। मोस्ट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, टेरी एंड फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा, इसके अंदर यह बताया गया है कोई भी लीडर जन्मजात नहीं होता है और न बनाया जा सकता। दोनों चीजें होती हैं, कुछ गुण जन्मजात होते हैं तो कुछ तो लीडर जन्मजात होते हैं, तो कुछ लीडर बनाए जाते हैं। दोनों बातों का ये मानते हैं, इसलिए दो विचारधाराओं को एक समय समाहित किया गया है। कुछ जगह तो व्यक्ति देखिए जन्मजात लीडर बनता है, तो कुछ जगह बनाया, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल तो बनाया गया है प्रबंधकीय, लेकिन जो नेता बनते हैं वो देखिए परिस्थितियों द्वारा भी बनते हैं और कुछ गुण जन्मजात भी होते हैं। और इसमें बताया गया इस सिद्धांत में नेतृत्व का विकास के लिए देखिए जिम्मेदार जन्मजात गुण, व्यक्ति को कार्य का अनुभव, और अनुभव किससे प्राप्त होता है? प्रशिक्षण। ये तीन चीजें होती हैं तो उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, अन्यथा उसमें इन गुणों का विकास नहीं होता है। अच्छा, ये जो एकीकृत नेतृत्व जो सिद्धांत है, इसको संगठित सिद्धांत भी कहते हैं। संगठित नेतृत्व सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको संगठित?
इसका एक कारण है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जितनी भी शैलियाँ हैं ना, उन सारे के विचारों को समाहित किया गया है। इसके अंदर ये बताई 4 चीज़ें बताई गई हैं एक नेतृत्व के रूप में, अर्थात जो भी देखिए नेता होता है उसके अंदर 4 तत्वों की बात की गई है। नेतृत्व में कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए गए। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। सबसे पहले एक होता है लीडर, नेता। नेता है और नेता जब ही बनेगा जब उसके अनुयायी होंगे। दूसरे नंबर पर जो बात आता है अनुयायी, ये पूछा जा सकता है। नेता, दूसरा अनुयायी, और तीसरे नंबर पर देखिए यदि हम देखते हैं इसके अंदर आता संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और चौथे नंबर पर आते हैं इसके अंदर मूल्य। और मूल्य अनेक प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक, ऐसे देखिए राजनीतिक मूल्यों की बात कही गई है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य होते हैं मिलजुल कर कार्य करना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण शैली। एक तो इसका प्रतिपादक पूछा जाता है, दूसरा इस शैली के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। पहला तत्व नेता, दूसरा अनुयायी, तीसरा संगठन, और चौथा आता है इसके अंदर सामाजिक मूल्य। इस तरह से देखिए इसके अंदर एकीकृत नेतृत्व का सिद्धांत दिया गया है। एक एक चीज को देखिए इसमें बताया गया। व्यक्तिगत मूल्य, समूह के सदस्यों में विश्वास, पसंदीदा आम परिस्थितियां। अनुयायी के बारे में देखिए जो कहा गया है, अधीनस्थों का ज्ञान और अनुभव, नेता के उद्देश्यों से एकात्मकता, समस्या समाधान में रुचि, मनोवैज्ञानिक व भावात्मक सहारे की आवश्यकता तथा स्वतंत्र। इतना याद करने की आवश्यकता भी नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी देखिए आप पढ़ाने के लिए तीसरा देखिए एक चीज आती है अपने इसमें संगठन की बात। संगठन कार्य गतिविधि की संरचना, विशिष्टीकरण की मात्रा, प्रौद्योगिकी के प्रयोग की हद और प्रभाव, दायित्व की निश्चयात्मकता। उसके बाद बताया गया सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को भी शामिल किया गया। बाह्य परिवेश के कारक, निर्णय व क्रियाओं की लागत, समय, प्रभावशाली संस्कृति शक्तियां एवं सामुदायिक व सामाजिक प्रभाव। अब देखिए नेतृत्व शांत सिद्धांत जो चौथे नंबर पर अपने इसमें आता है परिस्थितियों में। नेतृत्व शांतता सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया था टेननबूम द्वारा और स्थिम द्वारा किया, स्मिथ द्वारा। ये प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक याद रखना इन चीज को। इसके अनुसार स्थायी केंद्रित नेतृत्व शैली व अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व शैली नेता, अनुयायियों और स्थिति के अंतर संबंधों पर निर्भर करती है। यानी ये सीधी से अनुयायी और नेता के बीच में और स्थिति के बीच में जो संबंध होता है ना, देखो एक तो नेता, दूसरी चीज देखिए इसके अंदर जो बताई गई अनुयायी, और तीसरी देखिए स्थिति यानी परिस्थिति। इनके बीच में कैसा संबंध है उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसी नेतृत्व सिद्धांत प्रकार इनमें जितना अच्छा संबंध होगा उतनी अच्छी शैली होगी, और जितना कम संबंध होगा उतनी कम होगी। देखिए इसके अंदर ये बात कही गई है। नेता का दायित्व इन शक्तियों को संगठित करना एवं संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि है। याद बस ये 3 अगर नेता, अनुयायी और स्थिति, इन तीनों में संबंध किस तरह का है। आकस्मिकता या आकस्मिकता सिद्धांत का संभाव्य मॉडल, इसे देखिए फिडलर महोदय द्वारा दिया गया, इसलिए इसे कहा जाता है फिडलर का सिद्धांत, क्योंकि इसके प्रतिपादक कौन है? फिडलर। बस इतना ही हमें याद करना है। इसमें नेतृत्व की प्रभावशीलता, नेता व्यवहार और नेतृत्व के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से देखिए ये सिद्धांत हैं जो छोटे छोटे रूप में हमें क्या करना है, एक एक करके इनको याद करना है। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें नेतृत्व के उद्यमान जो सामान्यतः नहीं चलते हैं अपने इसके अंदर, लेकिन फिर भी उद्यमान से संबंधित जो नए उदय हुए हैं, नेतृत्व उद्यमान का मतलब नवीन, जो नए उदय सिद्धांत हुए हैं, नई नई विचार। करिश्माई प्रधान नेतृत्व, कई कहते हैं कई लोगों का व्यक्तित्व देखिए करिश्मा होता है। करिश्मा का मतलब कुदरत द्वारा दी गई शक्तियां। करिश्मा का मतलब क्या है? कुदरत द्वारा दी गई शक्तियां, प्रकृति द्वारा दी गई शक्तियां।
इसलिए हम कहते हैं इसको, और इसका प्रतिपादन करने वाले J.R. हाउस ने इसको क्या किया था, प्रतिपादन किया। हाउस ने राजनीति तथा धार्मिक नेताओं के व्यवहार और मूल्यों के बारे में बताया कि उनका जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, करिश्माई व्यक्तित्व, जो दूसरों को देखिए अपने अनुयायियों को अपनी ओर खींचने वाला होता है। नेतृत्व के उद्यमान सिद्धांत में दूसरा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत भी इसको कहते हैं हम। यह नेतृत्व के करिश्मा प्रधान सिद्धांत का ही बड़ा रूप है, व्यापक रूप है। J.M. बर्न्स के द्वारा देखिए सिद्धांत दिया गया। उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को दो भागों में बांटा, ट्रांसजेक्शनल और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल का अर्थ होता है रूपांतरित, और वो संक्रमित है, एक तरह से विभाजित करने का सुझाव दिया। ट्रांसैक्शनल नेतृत्व का दृष्टिकोण पारस्परिक है, आपस में जुड़ा हुआ है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व का अधीनस्थों के मूल्यों, विश्वासों एवं आवश्यकताओं को बदलने पर ध्यान देता है। उसके बाद देखिए अब आते हैं मूल टॉपिक पर। अगर हम इन सिद्धांतों को नहीं पढ़ते तो इन शैलियों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। साथियों याद रखना, अपने इसके अंदर जो शैलियां दे रखी है अपने कोर्स में, शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली शैलियां, सबसे पहले इसका अर्थ आना चाहिए। शैली क्या है? नेता का व्यवहार। नेता का व्यवहार ही उसकी शैली है, उसका कार्य करने का तरीका, और ये मार्गदर्शक भी होते हैं। उसका व्यवहार क्या होता है? मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए हमने परिभाषित किया है, ऐसा विशिष्ट व्यवहार जिस पर एक नेता अपने समूह को लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करने हेतु बल देता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके को नेता अपनाता है वो नेतृत्व का व्यवहार या शैली कहलाती है। अर्थात लोगों को प्रेरित करने, दिशा प्रदान करने, योजनाओं को लागू करने का तरीका जो होता है, उसी तरीके और व्यवहार को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व की शैली कहते हैं। नेतृत्व की शैलियां देखिए, 3 प्रकार की शैलियां हैं जो कर्ट लेविन ने बांटी है। कर्ट लेविन के अनुसार कितने प्रकार की शैलियां बताई गई हैं? 3। एक तंत्रीय शैली, दूसरा है प्रजातंत्रीय शैली, और तीसरा अहस्तक्षेपीय जिसे कहते हैं, या अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली। याद रखना, एक तंत्र जिसमें एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो, निरंकुश हो, वो एक तंत्रीय होगी। दूसरे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता इसमें। जो कुछ कहा या तो दंड दे या पुरस्कार दे, जो कुछ करना है वन वे, एक मार्गी। ये देखिए मिलजुल कर नेतृत्व जो यहाँ पर आता है, कैसा? प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक, मिलजुल कर जिसमें काम किया जाए, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं हो सकते, निर्णय होंगे सामूहिक। लेकिन अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली, नियंत्रण विहीन। कई बार ऐसे अधिकारी होते हैं जो करना है कर लो भाई, सभी को अधिकार दे दिए जाते हैं, और इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक तंत्रीय या आधिकारिक शैली जिसको हम कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। निरंकुश शैली भी कहते हैं, सत्तावादी शैली भी कहते हैं, निर्देशांक शैली भी कहते हैं। इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इसके अंदर देखिए एक व्यक्ति होता है, ये सर्वे सर्वा होता है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल का सर्वे सर्वा होना। ये देखिए अपने एक साथी को ऑर्डर देता है, वन वे। ए अधीनस्थ है, बी ये अधीनस्थ है, सी ये भी अधीनस्थ है, डी ये भी अधीनस्थ है। देखो वन वे बनाया मैंने। ये कौन है? ये लीडर है, सर्वे सर्वा है, एक्स नेता है। ए बी सी और डी क्या है? अधीनस्थ कर्मचारी हैं। चित्र से सीधा स्पष्ट हो रहा है, इस व्यक्ति द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और उनकी पालना की जाती है। इस शैली को देखिए निरंकुश शैली, और दूसरा इसको आधिकारिक शैली, अधिकार दिखाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ, जो मैंने कहा मेरे आदेशों की पालना होनी चाहिए। निरंकुश या सत्तावादी, जैसे राजा के आदेश, निरंकुश शैली को ही बताते हैं, राजा ने जो कहा उसकी पालना होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर इस शैली को बताया गया है। और शैली कौन सी आती है हमारी? एक तंत्रीय या निरंकुश। एक तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वन वे होता है, एक मार्गी होता है, एक मार्ग को अपनाया जाता है, वन वे।
इसलिए इसको कहा जाता है। इसके अंदर देखिए जो कुछ भी अपने अधीनस्थों को ऑर्डर दिए जाते हो तुरंत हो जाते, इसमें समय बर्बाद नहीं होता, व्यक्ति के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके व्यवहार पर और व्यक्ति की कुशलता पर कोई ध्यान, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है व्यवहार कुशल है, यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, सीधे एक ही लकड़ी से सबको हाँका जाता है। इसलिए रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देते, इसकी आलोचना करते हैं कई विद्वान। ठीक है, दूसरी शैली देखिए अपने आती प्रजातांत्रिक शैली। प्रजातांत्रिक शैली में क्या है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे एक्स हमने लिखा था ए, ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बी, यहां देखिए वन वे नहीं है, टू वे बनाया मैंने, ये देखिए सी, और ये है डी, वन वे नहीं है, क्या है, द्विमार्गी है, ये टू वे द्विमार्गी संचार। इसमें समझिए लोकतांत्रिक शैली को हम देखिए, पहले दूसरा नाम देखो भागीदारी शैली या जनतंत्र। इसमें होता क्या है, संस्था प्रधान को ही लेते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल अपने सारे अधीनस्थ जितने भी टीचर उनको बुलाता है, मीटिंग लेता है, कोई कल कार्य करना है उस कार्य के बारे में कहा जाता है, सारे लोग मिलकर सलाह करते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और उसके बाद सलाह और निर्णय होने के बाद ये तय करते हैं कि कल से हमें ये काम इस तरह से करना है। लेकिन इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अपने अधिकार नहीं सौंपता दूसरे को, अधिकार अपने पास ही रखता है, लेकिन मिलजुल कर निर्णय लेना ही इसका लोकतांत्रिक नेता सहभागी एवं कर्मचारी केंद्रित होता है। सहभागी और कैसा होता है, कर्मचारी केंद्रित होता है। वो अधिकारी केंद्रित था इससे पहले वाला। नेता का संबंध पहले कर्मचारियों के कल्याण और दूसरा उत्पादन से। पहला तो देखिए संबंध किसे, कर्मचारियों की भलाई, और दूसरा उत्पादन। प्रजातांत्रिक नेता निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, उसमें समय नहीं लगता था। आपस में मिलजुल कर काम करना इस शैली को कहा जाए। तीसरी शैली देखिए हमारे इसके अंदर जो आती है जिसका नाम है लेसेज फेयर। नंबर 3 पर आती है लेसेज फेयर। फेयर्स स्टाइल या शैली, इसी शैली को हम कहते हैं अहस्तक्षेपी। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है अधिकारी, या इसी शैली को हम कहते हैं नियंत्रण विहीन शैली। इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, नियंत्रण विहीन शैली। इसमें अधिकारी दिखाई नहीं देता है, और देखिए इसके अंदर ये अधिकारी है, लीडर है, यहां व्यक्ति है ए, यहां व्यक्ति है बी, यहां व्यक्ति है सी, और यहां व्यक्ति है डी। ए और डी का तो संबंध है आपस से, लेकिन कई बार देखिए ये निर्णय खुद ही ले लेते हैं कर्मचारी। अरे साहब के पास क्या करोगे जाके, मैं ही बता देता हूं, ये काम तो मैं ही करवा दूंगा आपको, साहब के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अधिकारी नियंत्रणहीन आता है, कुर्सी पे बैठ के और शाम तक चला जाता है, उसके हाथ में कोई नियंत्रण नहीं होते। कर्मचारियों पर वो विश्वास करता है और सारे कर्मचारियों को अपनी सत्ता का क्या कर देता है, विकेंद्रीकरण कर देता है। तुम करो, सभी व्यक्ति सर्वे सर्वा हो। और ऐसी शैली को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण विहीन शैली कहते हैं, या हम हस्तक्षेप शैली के रूप में कहते हैं। क्योंकि ये जो मुखिया है ये कैसा बना रहता है, एक तरह से देखिए हम कैसे निष्क्रिय बना रहता है, ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेता। अगर पेपर में पूछा जाए सबसे अच्छी शैली कौन सी है, लोकतांत्रिक शैली सबसे अच्छी करके आनी है आपको एग्जाम में। तो 3 प्रकार की शैलियाँ थी। इनके अलावा लिप हमने भी नेतृत्व शैलियों को 3 भागों में बांटा है। लिप हम के अनुसार नेतृत्व शैलियाँ इन्होंने 3 भागों में, एक आदर्श मूलक, ये व्यक्तिवादी होती है। आदर्श मूलक का मतलब सीधा सा होता है, व्यक्ति जो होता है ना इसके अंदर अपने आप को क्या मानता है, सर्वे सर्वा मानता है, इसलिए अपनी भूमिकाओं को अच्छा मानता है। भूमिका संबंधी व्यक्ति का रोल कैसा है, अगर व्यक्ति का रोल अच्छा है तो ये व्यक्तिगत शैली होगी। आदर्श, अगर आप किसी टीचर को अपना आदर्श मानते हैं तो आदर्श मूलक शैली होगी कि भाई व्यक्ति तो हो तो उसका जैसा हो, व्यक्ति की भूमिका जो है ना उसके आधार पर। दूसरा आता है व्यक्ति मूलक,
ये तो आदर्श बातें हो रही थी। और दूसरा आता है व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत अपेक्षाएं होती है। ये रोल की बात थी, उसकी भूमिका क्या है, ये व्यक्तिगत हो गई कि कैसे कपड़े पहनता है, कैसी बातचीत करता है, किस तरह का लोगों से व्यवहार है। ये आदर्श व्यवहार बताता है, ये व्यक्ति को बताता है। आदर्श और व्यक्ति के बीच की एक कड़ी और होती है, और वो कौन सी है, व्यवहार। इन दोनों के क्या, मध्य की है, मध्यस्थ शैली है दोनों के बीच की। ये कहता है कि व्यक्ति के व्यवहार को देखिए ज्यादा महत्व दिया जाए, सामाजिक व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार। इसको ज्यादा रोल दिया जाता है। इस तरह से ये लिप हम के अनुसार थी। उसके बाद देखिए अब इनकी थोड़ी और व्याख्याएं कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आदर्श मूलक शैली, इसके अंतर्गत नेता के संगठन की भूमिकागत व्यवहार किसका आता है, उसका भूमिकागत जो व्यवहार है ना, उसका जो रोल है, इस भूमिका में संगठन की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी आपका रोल हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, अपने संगठन, स्कूल के लिए होगा आपका। आदर्श व्यक्तित्व का मतलब है आप स्कूल के लिए समर्पित हैं, आपका व्यवहार, आपका झुकाव हमेशा किसकी ओर रहेगा, स्कूल की ओर रहेगा, संगठन की ओर रहेगा, व्यक्ति की अपेक्षाओं पर नहीं, व्यक्ति की ओर नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ पे ध्यान नहीं दिया जाए। नेता देखता है कि संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार अनुकर्ता कार्य संपन्न करते हैं या नहीं। व्यक्ति के कार्यों का संगठन की अपेक्षाओं की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन होता है। वस्तुतः यह शैली भूमिका सिद्धांत से प्रभावित है। दूसरी शैली देखिए, हम देखते हैं व्यक्ति, यहां संगठन के हितों को किनारे रख दिया, व्यक्तिगत हित स्वार्थ से ही होना चाहिए, अपने व्यवहार के लिए कहा। इस शैली के अंतर्गत व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में हो रही है, या जो स्कूल है उसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो रहा है या नहीं, अथवा नहीं। इसके अनुसार संगठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की होती है, या व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, तो संगठन अच्छा विकास कर सकता है। यदि व्यक्ति को अधिक दायित्व दिए जाने चाहिए, बजाय इसके कि निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण के लिए बाध्य किया जाए, व्यक्ति को जितने ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी उतना ही अच्छा व्यक्ति क्या करेगा, काम करता चला जाएगा। तीसरी इन दोनों के बीच की व्यवहार, वो ये कहते हैं न तो व्यक्तिवादी होना चाहिए न आदर्श रूप होना चाहिए, दोनों के बीच का एक मार्ग होना चाहिए व्यवहार। इस शैली को मध्यम मार्गी नेतृत्व शैली भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति और संगठन की अपेक्षाओं के मध्य समन्वय रखने का प्रयास किया जाता है। प्रबंधन के अंतर्गत इस शैली का प्रयोग करने वाले नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। पुरस्कार और दंड के माध्यम से देखिए, इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन 1947 में मैक्स वेबर ने किया, जिसने नौकरशाही का प्रतिमान दिया था। और 1981 के अंदर बर्नार्ड बॉस द्वारा पुनः इसका विश्लेषण किया गया। इस शैली के दो प्रमुख आधार होते हैं, प्रासंगिक पुरस्कार और अपवाद द्वारा प्रबंधन। कई बार मैनेजमेंट हम अपवाद स्वरूप करते हैं, तो कई बार प्रासंगिक रूप से उसे पुरस्कार देकर भी देखिए हम करते हैं। व्यक्तिगत की अनेक शैलियां, पिता तुल्य, कई बार देखिए ये कुछ अन्य शैलियां, पिता तुल्य शैली। कई बार अधिकारी कहता है अरे मैं बैठा हूं ना तुम लोगों के लिए, तुम काम करो, तो यानी वो अपने अधीनस्थों को एक तरह से क्या देता है, अपनी वफादारी का, अर्थात उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। ऐसी शैली को हम कहते हैं पिता तुल्य शैली। और देखिए रूपांतर शैली, व्यक्ति देखिए परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो वो रूपांतरित शैली हो गई। अगर अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता है तो वो रूपांतरित शैली नहीं होगी। फिर आता है देखिए सहयोगी, ये लोकतांत्रिक शैली का ही एक रूप है। कोऑपरेटिव शैली होती है लोकतांत्रिक, सब मिलजुल कर कार्य करें। एक तरह से कैसी शैली है, लोकतांत्रिक शैली है, मिलजुल कर कार्य करने पर सहयोग पर बल देती है। इस तरह से देखिए अपनी ये शैलियां समाप्त हो जाती हैं। याद रखना कर्ट लेविन 3 ही शैलियां एग्जाम की दृष्टि, और 3 लिप हिम की भी पूछ ली जाती है, बाकी तो कोई शैलियां है नहीं। और इन शैलियों का विकास सिद्धांतों के आधार पर किया गया है, तो सिद्धांतों को मोटे मोटे रूप से समझने की कोशिश करना। ठीक है साथियों, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।